हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टोरी हब। आज की हमारी कहानी है 3 दोस्तों की, अज़ल, विवेक और दिलीप की। तो कहानी शुरू करते हैं। पैसा कमाना आसान है, पर एक ऐसा दोस्त कमाना जो आपकी खामोशी के पीछे का दर्द समझ सके और आपकी जान के लिए सब कुछ दांव पर लगा दे, वो किस्मत वालों को ही मिलता है। दोस्ती का कोई कर्ज नहीं होता, दोस्ती खुद में एक कर्ज है जो पूरी ज़िंदगी उतारना पड़ता है। ये कहानी है 3 दोस्तों की, अज़ल, दिलीप और विवेक। अज़ल बेहद जिंदा दिल, मजाकिया और थोड़ा लापरवाह किस्म का लड़का था जो दोस्तों पर अपनी जान छिड़कता था पर जिंदगी को बहुत हल्के में लेता था। दिलीप ठीक इसके उल्टा था, खामोश, संजीदा और अंदर से बहुत गहरा। वो बातें तो कम करता था और दोस्तों के लिए चुपचाप बड़े से बड़ा दर्द सहने का हौसला रखता था। और तीसरा था विवेक, जो कभी इनका जिगरी यार हुआ करता था, पर अब वो एक बेहद कामयाब, घमंडी और अमीर बिजनेसमैन बन चुका था, जिसने अपनी पुरानी दोस्ती से पूरी तरह मुंह मोड़ लिया था। एक दिन सुनसान सड़क के किनारे पुराना धुंधली रोशनी वाला ढाबा था। रात का वक्त था और बैकग्राउंड में दूर से ट्रकों की आवाज़ आ रही थी। अज़ल एक टूटी हुई कुर्सी पर बैठा था, अपनी चाय का कप घुमा रहा था। वो बार बार अपने फ़ोन में विवेक की सोशल मीडिया प्रोफाइल देख रहा था, जहां विवेक अपनी महंगी गाड़ियों और बिजनेस अवार्ड्स की तस्वीरें पोस्ट कर रहा था। तभी पीछे से दिलीप आता है। उसके कपड़े बहुत साधारण थे। उसने अज़ल के कंधे पर हाथ रखा। अज़ल ने हमेशा की तरह मजाक उड़ाते हुए कहा, अरे दिलीप साहब, आइए आइए, मुझे लगा आप अपनी 8 से 5 की नौकरी में ही रह गए। वैसे तो इतना बूढ़ा क्यों लगने लगा है रे? दिलीप ने एक हल्की सी मुस्कान के साथ जवाब दिया, जिंदगी सबको तेरे जैसा निठल्ला नहीं बनाती ना अज़ल। बता, इतने साल बाद इस पुराने ढाबे पर क्यों बुलाया? अज़ल का चेहरा अचानक गंभीर हो गया। उसने अपना फ़ोन दिलीप के सामने करते हुए कहा, देख इसे, ये हमारा विवेक है। वो विवेक जो कॉलेज में हमारी बची हुई सिगरेट पीता था, आज शहर का सबसे बड़ा बिल्डर बन गया है। पर जानता है सबसे बड़ा झटका क्या है? इसने हम दोनों का नंबर ब्लैक लिस्ट में डाल रखा है, सोशल मीडिया से भी ब्लॉक कर दिया है। पैसा क्या है, ये तो अपनी औकात ही भूल गया। दिलीप की आंखों में एक अजीब सा दर्द उभरा, जिसे अज़ल देख नहीं पाया। दिलीप ने चाय का घूंट लिया और कहा, छोड़ ना अज़ल, बड़े लोग, बड़ी बातें, हम क्यों अपना वक्त ख़राब करें? पर अज़ल जिद पर अड़ गया, नहीं दिलीप, ऐसा नहीं चलेगा। मुझे पता चला है कि विवेक इस वक्त शहर से दूर हमारे उसी पुराने हिल स्टेशन वाले रिजॉर्ट में एक बड़ी डील के लिए रुका हुआ है। हम वहाँ जा रहे हैं। मैं उससे आमने सामने पूछूंगा कि क्या पुरानी दोस्ती की कोई कीमत नहीं थी। दिलीप ने मना करने की बहुत कोशिश की, पर अज़ल की जिद के आगे उसे हार माननी पड़ी। अज़ल की एक पुरानी खटारा कार पहाड़ों के रास्तों पर चल पड़ी। सूरज ढल रहा था और सफ़र की शुरुआत बहुत मज़ेदार थी। रास्ते में गाड़ी अचानक बीच सड़क पर बंद हो गई, जिससे अज़ल बोनट खोलकर धुएं के बीच खांसने लगा। दिलीप ने उसे चिढ़ाते हुए कहा, तुझसे एक गाड़ी नहीं संभलती, तू विवेक साहब से हिसाब मांगने चला है। उन्होंने रास्ते में पुरानी यादें ताज़ा की, टेप रिकॉर्डर पर पुराने गाने बजाए और एक ढाबे से चुपके से पराठे चुरा कर भी खाए। रात को जब दोनों ने एक जगह गाड़ी रोककर आग जलाई तो दोनों ने पुरानी यादों को याद किया। दिलीप बार बार खामोश हो जाता और अज़ल से कहता, जिंदगी में कभी कभी सही और गलत के बीच का रास्ता चुनना सबसे मुश्किल होता है अज़ल। अज़ल उसकी बात गहराई से समझ नहीं पाता और मजाक में उड़ा देता। अगली सुबह वो दोनों एक बेहद आलीशान और महंगे रिजॉर्ट के खूबसूरत गार्डन में पहुंचे। चारों तरफ महंगी गाड़ियां खड़ी थी और विवेक सूट बूट पहने अपनी बिजनेस मीटिंग खत्म करके निकल रहा था। अज़ल ने दूर से ही आवाज़ लगाई, ओए विवेक। विवेक ने मुड़कर देखा। उसके चेहरे पर खुशी की जगह एक अजीब सा गुस्सा और चिढ़ आ गई। उसने अपने गार्ड्स को उन्हें दूर रखने का इशारा किया, पर अज़ल ज़बरदस्ती आगे बढ़ गया। विवेक ने रूखे लफ्ज़ों में कहा, तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? किसने बताया तुम्हें मेरा पता? और अज़ल, तुम्हारी ये पुरानी आदत गई नहीं, बिना पूछे कहीं भी मुँह उठाकर चले आना। अज़ल हैरान और गुस्से में आ गया। तमीज़ से बात कर विवेक, हम तेरे दोस्त हैं। तू इतना बदल कैसे गया? पैसे का नशा सर चढ़ गया क्या? तूने हमारा नंबर क्यों ब्लॉक किया? विवेक ने ज़ोर से हंसते हुए कहा, पर उस हंसी में सिर्फ नफरत थी। दोस्त? कौन दोस्त? वो दोस्त जो मुश्किल वक्त में पीठ दिखा देते हैं। अज़ल, तुम दोनों को तो शर्म आनी चाहिए मुझे दोस्त कहते हुए। अज़ल ने आगे बढ़कर विवेक का कॉलर पकड़ लिया और चिल्लाया, साफ साफ बोल, क्या बात है? विवेक ने अज़ल का हाथ झटकते हुए कहा, ठीक है, सुनो फिर। 5 साल पहले
जब मेरी कंपनी डूब रही थी और मैं रास्ते पर आने वाला था। मैंने तुम दोनों को 50 से ज़्यादा कॉल्स किए थे, मैसेजेस किए थे। मुझे सिर्फ थोड़े से पैसे की ज़रूरत थी अपना बिजनेस बचाने के लिए, पर तुम दोनों ने मेरे कॉल्स उठाना बंद कर दिए और मुझे ब्लॉक कर दिया। जब मेरे सबसे अच्छे दोस्तों ने मुझे मेरे सबसे बुरे वक्त में छोड़ दिया, तो आज जब मैं कामयाब हूँ, तुम किस हक से मेरे पास आए हो? अज़ल बिल्कुल सुन रह गया। उसने हैरानी से कहा, ये तू क्या बकवास कर रहा है? मुझे तो तेरा कोई कॉल या मैसेज नहीं आया। विवेक ने चिल्लाकर कहा, झूठ मत बोलो, मेरे पास आज भी वो पुराना फ़ोन है जिसमें सारे सबूत रखे हैं, ताकि तुम जैसे धोखेबाजों की शक्ल याद रहे। विवेक ने गुस्से में अपना पुराना फ़ोन निकाला और स्क्रीन अज़ल के सामने कर दी। अज़ल ने जैसे ही स्क्रीन देखी, उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। वो सारे मैसेजेस और कॉल्स अज़ल को नहीं बल्कि दिलीप के नंबर पर भेजे गए थे और दिलीप ने उन्हें ब्लॉक कर रखा था। अज़ल धीरे से मुड़ा और उसने दिलीप की तरफ देखा। दिलीप सिर झुकाए खड़ा था। अज़ल ने चिल्लाते हुए पूछा, दिलीप ये क्या है? विवेक ने तुझे मैसेजेस किए थे, तूने मुझे क्यों नहीं बताया? तूने विवेक को बर्बाद होने के लिए क्यों छोड़ दिया? विवेक भी दिलीप पर चीखा, बोल दिलीप, आज बोल ही दे कि तू मुझसे कितनी नफरत करता था। दिलीप रोया नहीं, उसने धीरे से अपना सिर उठाया। उसके चेहरे पर कोई डर नहीं था, बल्कि एक अजीब सी कड़वाहट और ठसक थी। वो आगे बढ़ा और उसने विवेक का हाथ झटककर अज़ल के कॉलर से हटाया। दिलीप ने सीधे विवेक की आंखों में देखते हुए कहा, मैंने अज़ल तक तेरे मैसेजेस इसलिए नहीं पहुंचने दिए विवेक, क्योंकि तू भूल गया, पर मैं नहीं भूला। 5 साल पहले जब तू अपना ये चमचमाता बिजनेस शुरू कर रहा था, तब तूने एक रात शराब के नशे में अपनी गाड़ी से एक गरीब साइकिल वाले को टक्कर मारी थी, याद है? ये सुनते ही विवेक का चेहरा एकदम सफ़ेद पड़ गया। उसके माथे पर पसीना आने लगा। अज़ल हैरान होकर दोनों को देखने लगा। दिलीप आगे बोला, उस रात तू रोता हुआ कांपता हुआ मेरे पास आया था। तूने मुझसे भीख मांगी थी कि मैं तुझे पुलिस से बचा लूं, वरना तेरा ये करियर शुरू होने से पहले ही ख़त्म हो जाएगा। मैंने उस रात तुझे अपना भाई समझा, अपना जिगरी दोस्त समझा, और तुझे पुलिस से बचाने के लिए उस गरीब परिवार को कोर्ट के बाहर सेटलमेंट करने के लिए अपनी पुश्तैनी ज़मीन बेच दी। पूरे 50 लाख रुपए चुकाए थे मैंने तेरी उस गलती पर। दिलीप ने एक गहरी सांस ली और विवेक की छाती पर उंगली उठाते हुए कहा, मैंने उस रात तुझे पुलिस से सिर्फ इसलिए बचाया था विवेक, क्योंकि मुझे लगा था कि तुझे अपनी गलती का पछतावा होगा, तू सुधर जाएगा। मैंने तुझे साफ साफ बोला था कि जब तेरा बिजनेस सेटल हो जाए तो तू उस गरीब एक्सीडेंट वाली फैमिली के पास जाएगा, उन्हें सच बताएगा और उनकी पूरी ज़िंदगी की जिम्मेदारी उठाएगा। तूने मुझसे वादा किया था। दिलीप की आवाज़ अब भारी और तीखी हो गई। पर तूने क्या किया? पैसे और कामयाबी के नशे में तू इतना अंधा हो गया कि तूने उस गरीब परिवार को सुध तक नहीं ली। तूने सच बताना तो दूर, उन मासूमों की मदद तक नहीं की। और तो और आज तू ऐसी 2 नंबर की कंपनियों के साथ मिलकर बिजनेस कर रहा है जो गरीबों की ज़मीन छीनती हैं। मैंने जब 5 साल पहले देखा कि तू अपनी गलती पर पछताने के बजाय और ज़्यादा गलत रास्तों पर निकल गया, तो मैंने फैसला कर लिया था। दिलीप ने अज़ल का हाथ पकड़ा और विवेक से कहा, दोस्त है तू मेरा विवेक, और दोस्ती में जान भी हाजिर है, लेकिन गलत चीज़ में, गलत कामों में तेरा साथ मैं कभी नहीं दूंगा। मुझे डर था कि अगर अज़ल को तेरी तबाही का पता चला तो ये अपनी मासूमियत में अपना सब कुछ तुझे दे देगा और तू अपनी इस नई गंदी फितरत के साथ अज़ल को भी अपने साथ ले डूबेगा। इसीलिए मैंने तेरे कॉल्स ब्लॉक किए थे। रिजॉर्ट के उस आलीशान गार्डन में जैसे सन्नाटा छा गया। विवेक के पास दिलीप की कोई भी बात का जवाब नहीं था। उसका आलीशान सूट और करोड़ों का बिजनेस उसके पुराने पापों के आगे बौना साबित हो चुका था। वो घुटने के बल बैठ गया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, पर ये दुख के नहीं, शर्मिंदगी के आंसू थे। दिलीप ने अज़ल को देखा और कहा, चल अज़ल, जो इंसान कामयाबी पाकर अपनी इंसानियत भूल जाए और गलत को सही मानने लगे, वो कभी किसी का दोस्त नहीं हो सकता। हमने अपने उस पुराने विवेक को 5 साल पहले ही खो दिया था। दोनों मुड़े और रिजॉर्ट के गेट की तरफ बढ़ने लगे। विवेक पीछे से रोते हुए चिल्लाता रहा, दिलीप, अज़ल, मुझे माफ़ कर दो, मैं सब ठीक कर दूंगा। पर उन दोनों ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। वही पुरानी खटारा गाड़ी अब पहाड़ों के नीचे उतर रही थी। गाड़ी में अब अज़ल शांत होकर ड्राइव कर रहा था और दिलीप बगल वाली सीट पर बैठकर खिड़की से बाहर ठंडी हवा को महसूस कर रहा था। अज़ल ने धीरे से दिलीप की तरफ देखा और मुस्कुरा कर कहा, तूने अपनी पुश्तैनी ज़मीन बेच दी, पर मुझे एक बार भनक तक नहीं लगने दी। दिलीप ने भी खिड़की से बाहर देखते हुए मुस्कुरा कर जवाब दिया, बता देता तो तू अपनी कार बेचकर पैसे जुटाने लगता और मुझे इस खटारा में घूमने का मौका कैसे मिलता।
इसी के साथ कहानी खत्म होती है। आप लोगों को कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में बताइएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच इतना वक्त देने के लिए। थैंक यू।